हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 नंबर यहाँ से फिक्स है। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले इनकी शाखाओं को पढ़ते हैं। तो हम लोग का ये शाखा है और शाखा से संबंधित अध्ययन। जैसे हमने कोशिका यानी कि साइटोलॉजी, तो कोशिका के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं की संरचना और उनका कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेल बायोलॉजी के अंदर। आकार की यानी कि मार्फोलॉजी, तो आकार की यानी मार्फोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। वाय आकार की यानी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में वाय आकृति और रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर की यानी कि एनाटॉमी, तो इसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी, रोग प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। कंकाल विज्ञान यानी कि ऑस्टियोलॉजी, तो इंग्लिश वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों एवं कंकाल का तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। हिमेटोलॉजी यानी कि इसके अंतर्गत रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम लोग को तंत्रिका तंत्र, संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, जैसे सेरोलॉजी, सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटी बॉडी या एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है सार्कोलॉजी के अंतर्गत। त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो नींद का अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी के अंतर्गत। नैनोटोलॉजी, नैनोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नवजात शिशु का अध्ययन नैनोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जर्नेटोलॉजी, जर्नेटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, तो जर्नेटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नर्फोलॉजी, नर्फोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन नर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। परजीवी, परजीवी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, जीव विज्ञान यानी कि जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन यानी कि पीसीकल्चर, तो मत्स्य पालन पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछली पालन इसके अंतर्गत किया जाता है। कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी, तो कीट विज्ञान को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं और इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। कवक यानी कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और साइटोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और शैवाल, शैवाल यानी कि साइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। मत्स्य विज्ञान यानी कि पाइथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन किया जाता है यानी कि मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी इसको कहते हैं मत्स्य विज्ञान को, इसको मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है मिर्मिकोलॉजी। सैरोलॉजी, सैरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकली का अध्ययन सैरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एर्नेकोलॉजी, एर्नेकोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन एर्नेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो गोल कृमि परजीवी का अध्ययन निमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जंतु के शरीर और प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, कीट शास्त्र यानी एंटोमोनोलॉजी,
एंटोमोनोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन किसका अंतर्गत किया जाता है? तो एंटोमोनोलॉजी के अंतर्गत। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घोंसलों का अध्ययन किया जाता है नीडोलॉजी के अंतर्गत। इथोलॉजी, इथोलॉजी के अंदर जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो केचुआ पालन किया जाता है इसका। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो जलीय जीव का पालन किसका किया जाता है? एक्वाकल्चर के अंतर्गत। विष विज्ञान यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के अंतर्गत खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत। पैरा पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर के अंदर किसका अंदर किया जाता है? तो मोती पालन किया जाता है पर्ल कल्चर के अंतर्गत। औत्की यानी कि हिस्टोलॉजी, औत्की यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन किया जाता है ऑस्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इन सबको ध्यान से देखते चलिएगा। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। काइकी यानी कि साइकोलॉजी यानी कि काइकी, इसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत, साइलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, काइकी का हो जाएगा साइलॉजी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकी के अंतर्गत। उद विकास यानी इवोल्यूशन, उद विकास यानी इवोल्यूशन के अंतर्गत जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन किया जाता है उद विकास के अंतर्गत। जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी के अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्मिकी के अंतर्गत। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन, रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है सेरिकल्चर के अंतर्गत। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर के अंतर्गत शहतूत पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मोरिकल्चर के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी, एंथोलॉजी यानी पुष्प विज्ञान के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन। फल विज्ञान यानी कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन। पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी फूलों का संवर्धन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत यानी कि पुष्प कृषि के अंतर्गत। उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यानों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। सब्जियों की कृषि यानी कि ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। विभिन्न तरह की मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत। मोलस्का विज्ञान, मोलस्का विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी, मलाकोलॉजी यानी कि मोलस्का एवं इनके खोलों यानी सेल का अध्ययन किया जाता है मोलस्का के विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। इक्जोबायोलॉजी, इक्जोबायोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इक्जोबायोलॉजी के अंतर्गत। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है हम लोग का? तो घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। वर्टिकल्चर यानी कि विटिकल्चर, विटिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? अंगूर की खेती विटिकल्चर के अंतर्गत करते हैं हम लोग। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम वृक्षारोपण करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण। जैसे है हम लोग का मोरिकल्चर, मोरिकल्चर यानी नोट है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, मोरिकल्चर यानी शहतूत व रेशम कीट पालन हम लोग का मोरिकल्चर। और मैरीकल्चर यानी कि समुद्री जीव का संवर्धन, यानी कि मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन और मोरिकल्चर शहतूत व रेशम
कीट का पालन, मोरिकल्चर, मैरीकल्चर यानी समुद्र जीव का संवर्धन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन है वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकरण की मूल इकाई हम लोग की क्या है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है जाति, यानी कि हम लोग का वर्गीकरण की मूल की इकाई क्या हो जाएगी, हम लोग की जाति है। ठीक है दोस्तों, एक जाति जीव विज्ञान में किसी व्यक्ति के वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी क्रम की मूलभूत इकाई है। तो वर्गीकरण यानी सबसे छोटी इकाई हम लोग कौन सी है, तो जाति है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने की, जैसे हम लोग का KFCOF तो KFC ऑफ ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के क्या हो जाएगा, किंगडम। ठीक है दोस्तों, किंगडम, किंगडम यानी जगत हो जाएगा, संघ यानी कि फाइलम, फाइलम का हम लोग क्या आ जाएगा, फाइलम, फाइलम हो जाएगा हम लोग का संघ, और ये हो जाएगा सी से हम लोग का क्लास। ठीक है दोस्तों, तो क्लास यानी कि वर्ग, और गण यानी कि ऑफ यानी कि आर्डर हो जाएगा गण। ठीक, और एफ से हो जाएगा हम लोग का फैमिली, फैमिली हो जाएगा, एफ से हो जाएगा, और जी से हम लोग का जीसस यानी कि जीनस, जीनस, और एस से हो जाएगा हम लोग का स्पेसी यानी कि जाति। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, KFC ऑफ यानी कि किस के से हो जाएगा हम लोग किंगडम, एफ से हो जाएगा फाइलम, सी से हो जाएगा हम लोग क्लास, और से हो जाएगा ऑर्डर, एफ से हो जाएगा फैमिली, और जी से हो जाएगा जीनस, और एस से हो जाएगा हम लोग का स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो आंसर क्या जाएगा, ए है हम लोग का सेरोपोटोलॉजी, बी है हम लोग का वायरोलॉजी, सी है टेक्सोनॉमी, और डी है फिजियोलॉजी। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का, तो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग क्या कहलाता है, तो टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो पौधे सहित सभी जीवित जीवों का नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण यानी व्यवहारिक, आनुवंशिकी और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित है। कार्लोस लीनियस ने वर्गीकरण का जनक दिया। तो कार्लोस लीनियस हम लोग क्या वर्गीकरण का जनक है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। टैक्सोनॉमी शब्द APD कैंडोलो ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी हम लोग का किससे संबंधित है, तो ए है जैव विविधता, बी है कौर ढांचा, सी है खगोल विज्ञान की एक शाखा, डी हम लोग का मानव व्यवहार का अध्ययन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए यानी कि जैव विविधता हम लोग का टैक्सोनॉमी के मूल रूप से संबंधित से अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता के अंतर्गत टैक्सोनॉमी, जैसे टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो पौधे सहित सभी जीवों के नामकरण, वर्णन या वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण यानी व्यवहारिक, आनुवंशिकी और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित है। जीवों को समान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, विचार और वंश और जातियां। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रम भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी ट्रिक बताए थे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये वर्गीकरण विज्ञान, बी है नोसोलॉजी, सी हम लोग का शरीर रचना विज्ञान, और डी हम लोग का सोरोलॉजी। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान हम लोग का वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जैसे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जब जीवों को समानता और असमानता या लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसके अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित जैसे शरीर की रचना विज्ञान एक विज्ञान के आंतरिक संरचना का अध्ययन है, जैसा कि विच्छेदन द्वारा पता चलता है। सरोविज्ञान यानी कि घोंघे का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सरोविज्ञान के अंतर्गत। नोसोलॉजी के अंतर्गत रोगों का वर्गीकरण, तो नोसोलॉजी के अंतर्गत रोगों का वर्गीकरण, और कवक विज्ञान के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कवक विज्ञान कवक के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे है,
पहला है जैविक विकास, दूसरा है रासायनिक विकास, तीसरा है भौतिक विकास, चौथा हम लोग का कृत्रिम विकास। हम लोग का आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि रासायनिक विकास है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। अलेक्जेंडर ओपेरिन एक रूसी विज्ञान जीव विज्ञान रसायन थे। तो अलेक्जेंडर हम लोग का ओपेरिन कहाँ थे? तो रूस के विज्ञान के जीव विज्ञान रसायन थे। उन्होंने एक प्राथमिक रूप से कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की खोज की। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है मानवीय विकास से संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ए है लूसी, बी है होमो नलेदी, सी है होमोसेपियंस, डी है ऑस्टियोपेथेलाइंस। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा यानी कि बी यानी कि होमो नलेदी। तो मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई होमो नलेदी जीवाश्म है। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसे प्रजाति की खोज की है। यह 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। होमो नलेदी की खोपड़ी, दांत और हाथ होमोजीन प्रजाति जैसे थे। होमो नलेदी की अंगूठे मजबूत थे, पकड़ बनाने लायक तथा साथ ही इनकी कलाई हमारी तरह घूम सकती थी। हम लोग का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? पहला है प्राकृतिक चयन, दूसरा है उत्परिवर्तन, सी है हम लोग का पुनर्संयोजन, डी हम लोग का नॉन रैंडम मैंटिंग। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, नई प्रजातियों का विकास को परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो हम लोग का आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट व संगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? नव डार्विनवाद ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है आइजैक न्यूटन, सी है अरस्तु, डी है चार्ल्स डार्विन। तो ना हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। जैसे चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया। डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया और इसे अपनी पुस्तक ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में प्रकाशित किया। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी बुक है? तो डार्विन है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यह सिद्धांत कहता है कि समय के साथ जीवों में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर या व्यवहार संबंधी लक्षणों में परिवर्तन होता है। आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। तो आइजैक न्यूटन ने हम लोग का गति के 3 नियम दिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो हम लोग को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है उत्परिवर्तन, बी है जननात्मक विकलन, सी है प्राकृतिक चयन, डी है विकास। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर है हम लोग का पहला आया विकास। ठीक है दोस्तों, तो विकास, उसके बाद हम लोग का प्राकृतिक चयन हुआ, उसके बाद हम लोग का जननात्मक विकलन हुआ, उसके बाद हम लोग का उत्परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? ए यानी कि ठीक है दोस्तों, डी सी बी ए। ठीक है दोस्तों, पहले विकास हुआ, फिर प्राकृतिक चयन, उसके बाद जननात्मक विकलन, उसके बाद उत्परिवर्तन। तो है उत्परिवर्तन एक जीव के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन में सहायता करते हैं और इसकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन या भौतिक, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और
जनसांख्यिकीय घटकों को जोड़ती है। हम लोग क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, पहला है अनुकूलन, बी है सहभागिता, सी है उत्परिवर्तन, डी है बहुगुण सूत्रता। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्परिवर्तन हम लोग का विविधता का कारण है। जैसे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। जब किसी जीन के डीएनए में से कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं में विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से या रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। कई कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में क्या होता है? हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों।